हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 2 मई के सभी करंट अफेयर को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। कल के सेशन में हमारी रिवीजन क्लास नहीं हो पाई थी, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, इसलिए वो वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आज के सेशन में हम लास्ट डे 30 अप्रैल और 1 मई दोनों दिन के रिवीजन को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे और फिर हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आज के करंट अफेयर का। महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है हर साल। ये दोनों राज्य किस वर्ष बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग होकर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हुए थे? तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहां पर यह पता चलता है कि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों का ही फाउंडेशन डे मनाया जाता है 1 मई को। इन दोनों राज्यों की स्थापना हुई थी 1960 में, 1960 में। पहले ये पूरा जो एरिया है, जैसे आप गुजरात और महाराष्ट्र का बाउंड्री एरिया देखेंगे, तो पहले ये मिक्स था, तब इसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी के नाम से जाना जाता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो नॉर्थ एरिया के लोग थे वो गुजराती लैंग्वेज बोलते थे, साउथ एरिया के लोग मराठी लैंग्वेज बोलते थे। तो लैंग्वेज को लेकर काफी बार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। इसीलिए 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर बॉम्बे स्टेट बना दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद जब ये लैंग्वेज वॉर खत्म नहीं हुआ तो फाइनली 1960 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी को सेपरेट किया गया, 2 स्टेट में बांटा गया। एक बना गुजरात राज्य जो कि गुजराती लैंग्वेज के लोगों के लिए, और एक बना महाराष्ट्र जो कि मराठी लैंग्वेज के आधार पर बनाया गया। तो 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ने ही अपना 65वां फाउंडेशन डे मनाया है। 1 मई 1960 को दोनों ही राज्यों की स्थापना की गई थी। इसके लिए पर्टिकुलर एक एक्ट लाया गया था, बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960। अब कंफ्यूज मत होना, 1956 में जो एक्ट लाया गया था वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, राज्य पुनर्गठन एक्ट के नाम से 1956 में, जिसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। उसमें एक बॉम्बे स्टेट था। लेकिन बाद में 1960 में बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत गुजरात और महाराष्ट्र हो गए सेपरेट, 2 राज्यों के रूप में हमें देखने को मिल गए। ठीक है, इस साल ये 65वां स्थापना दिवस है दोनों राज्यों का, याद रखिएगा। अब कैजुअली डेटा यहां पर हम डिस्कस करते हैं। जैसे स्टेट का फॉर्मेशन तो एक ही दिन हुआ है। कैपिटल की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल हो जाती है मुंबई और गुजरात की हो जाती है गांधीनगर। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से वर्तमान में महाराष्ट्र के, गुजरात में है भूपेंद्र पटेल। गवर्नर सीपी राधाकृष्णन देखने को मिलते हैं और आचार्य देवव्रत देखने को मिलते हैं गुजरात में। लोकसभा सीट है महाराष्ट्र में 48, गुजरात में है 26। राज्यसभा सीट है महाराष्ट्र में 19 और गुजरात में है 11। इसके अलावा अगर बाउंड्री की बात करें तो महाराष्ट्र की बाउंड्री कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, एमपी इन राज्यों से टच होती है। वहीं पर गुजरात की बाउंड्री की बात करें तो राजस्थान से अपनी बाउंड्री शेयर करता है महाराष्ट्र, और एमपी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है गुजरात राज्य। तो 65वां स्थापना दिवस है दोनों ही राज्यों का। आगे, हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की नई अध्यक्ष कौन चुनी गई है? पूरे वर्ल्ड में बैडमिंटन के जो इंटरनेशनल गेम्स होते हैं उनको आयोजित करवाने की जिम्मेदारी, इंटरनेशनल बैडमिंटन के लिए पॉलिसीज बनाने की जिम्मेदारी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की होती है। ओके, तो इंटरनेशनल निकाय है जो कि बैडमिंटन को इंटरनेशनल लेवल पर गवर्न करता है। हाल ही में इसकी नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है खुनियंग पटामा लिस्वाड तरकुल, या लिस्वाड तरकुल इन्हें कहा जा सकता है। थोड़ा सा नाम थाईलैंड और इधर से ही आते हैं, तो इनका जो दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र से हैं तो इनका नाम थोड़ा सा अलग है। तो आप खुनियंग पटामा को याद रखिएगा, ये बनी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की हाल ही में नई अध्यक्ष। कहां से आती है? तो ये आती है थाईलैंड से। इनके पहले अभी तक इस पद पर पॉल एरिक हॉयर थे जो कि डेनमार्क से बिलोंग करते। इनको रिप्लेस किया है अब खुनियंग पटामा ने। अब यहां पर इंटरेस्टिंग ये भी है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी है खुनियंग पटामा। ठीक है, तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के बारे में हमको पता चल गया, इसका काम क्या है।
सबसे पहली बार इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1934 में, और उस वक्त इसे इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर इसका नाम हो गया बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। 1981 में इसका नाम चेंज किया गया। हेडक्वार्टर देखने को मिलता है मलेशिया के कुआलालंपुरम में, और मेंबर कंट्रीज की बात करें जो कि इसके तहत रजिस्टर्ड है, जो कि मानती है, वो 202 है। ठीक है। एलन मस्क की स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सेवा को टक्कर देने के लिए प्रोजेक्ट क्यूपर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो अभी हमने कुछ एक आध महीने पहले हमने डिस्कस किया था स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सर्विस को, है ना। एलन मस्क की कंपनी के तहत, ये एलन मस्क की है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है स्टारलिंक। आपको पता है इससे इस कंपनी से, स्टारलिंक से भारत में समझौता किया था एयरटेल ने और जियो ने, है ना। एक ही कॉम्पिटिटर जो बाहर से आता, है ना, और अगर इससे कंपटीशन छेड़ना पड़ता तो एयरटेल और जियो को भी अपने रेट कम करने पड़ते। अब उन दोनों ने क्या किया, एलन मस्क के स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सर्विस से ही समझौता कर लिया। अब ये साथ में मिलकर सेवाएं देंगे, तो मतलब कंपटीशन खत्म। अब हुआ ये है कि स्टारलिंक स्पेस इंटरनेट सर्विस को टक्कर देने के लिए अमेजन ने भी अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है क्यूपर। अमेजन ने लॉन्च किया है। इसके तहत देखिए स्टारलिंक ने भी यही किया था और अमेजन ने भी यही किया है। बहुत सारे सैटेलाइट्स का एक ग्रुप, है ना, सैटेलाइट स्थापित किए जाएंगे और उनके माध्यम से इंटरनेट सर्विस दी जाएगी। आपको पता है जब सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट सर्विस दी जाएगी ना, तो आपको टावर, जो टावर लगाए जाते हैं, जो केबल बिछाई जाती है, उनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट इंटरनेट एक्सेस होगा और इसी जगह पर जहां पर इंटरनेट नहीं चलता है, जैसे अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में कभी गए हों या आप कहीं से बिलोंग करते हो, नानी के यहाँ, दादी के यहाँ, तो आप देखोगे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में नेट नहीं चलता। बात करने भी ऊपर छत पे जाना पड़ता है और इंटरनेट तो घर में चलता ही नहीं। तो ये समस्या है, जहां पर इंटरनेट नहीं भी आता है, जंगल क्षेत्रों में, वहां पर भी इंटरनेट एक्सेसिबल हो जाएगा इन सेवाओं के माध्यम से, क्योंकि ये सैटेलाइट स्थापित कर रहे। तो जो क्यूपर है ना, प्रोजेक्ट क्यूपर, इसको अभी लॉन्च किया है अमेजन ने। इसके तहत अमेजन ने एक साथ 27 सैटेलाइट को लॉन्च किया। केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा यूएसए में है, यहां से इसे लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट क्यूपर का पहला बड़ा ऑपरेशन है। टोटल 3200 सैटेलाइट लॉन्च करेगा अमेजन क्यूपर के तहत। ओके। प्रोजेक्ट की शुरुआत 2013 में की, 2019 में की गई थी। सैटेलाइट इंटरनेट कॉन्स्टिलेशन, मतलब सैटेलाइट का एक तारामंडल समझ लो, सैटेलाइट का एक ग्रुप समझ लो। इसके माध्यम से अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड सेवा दी जा सकेगी, इंटरनेट प्रोवाइड किया जा सकेगा जो कि फास्ट होगा नॉर्मल इंटरनेट सेवा से। ठीक है। तो प्रोजेक्ट क्यूपर है अमेजन का। यह समझ में आ गया आपको कि ये क्या है ना। सैटेलाइट का एक तारामंडल या ग्रुप, है ना, सैटेलाइट का इंटरनेट सेवा देने के लिए। अमेजन की बात करें तो एक अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है। स्थापना की गई थी 1994 में। जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं और वर्तमान में सीईओ के पद पर है एंडी जेसी। तो प्रोजेक्ट क्यूपर किसका है, क्वेश्चन हमारा ये था। ये अमेजन का प्रोजेक्ट है। ओके। आपके लिए ऑफर ऑफ द डे में जो ईयरली करंट अफेयर का 2025 का जो आपके लिए पैकेज है वो यहाँ पर अवेलेबल है। कल भी मैंने आपको बताया था कि ये आपको अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको जब आप इसे अवेल करेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है, वहां से आप इसे अवेल कर लीजिएगा। अवेल करेंगे तो 99 रुपीज का आपका कूपन कोड जनरेट हो जाएगा, उससे आप अदर किसी कोर्सेस पर ऑफ ले पाएंगे 99 रुपीज का। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पूरा करंट अफेयर जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में, चाहे स्टेट की हो सेंट्रल की हो, वो आपका यहां पर कवर हो जाएगा बहुत ही इजीली। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाकर अवेल कीजिए। कोई भी डाउट आता है तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, आपकी मदद हो जाएगी। आगे बढ़ें। बोलिविया में स्थित किस ज्वालामुखी को जॉम्बी वोल्केनो के नाम से जाना जाता है? बोलिविया जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, यहां पर एक ज्वालामुखी है, उत्तरू नक्कू ज्वालामुखी, है ना।
इसे कहा जाता है ज़ॉम्बी वोल्केनो। अब ऐसा क्यों और अभी सुर्खियों में क्यों है? देखिए, वैसे ये एक मृत ज्वालामुखी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उतरुनकु बोलिविया में एक मृत ज्वालामुखी है। लेकिन क्या 19वीं सदी जो शुरू हुई थी ना, उसके बाद से कुछ एक्टिविटीज ऐसी देखने को मिली वॉल्केनो से संबंधित जो कि इसको फिर से सक्रिय करने जैसा प्रतीत हो रहा है। मतलब वैज्ञानिकों ने काफी समय से इस पर शोध किया है कि भाई क्या कारण है कि लगातार इसमें से गैस निकल रही है, गर्म गैस बाहर आ रही है। तो साइंटिस्ट ने काफी समय से रिसर्च की, काफी समय से रिसर्च कर रहे थे काफी साइंटिस्ट, और अब इन्होंने इसे ब्रेक कर लिया है कि भाई क्या कारण है कि इसमें से गैस निकल रही है जबकि ये मृत ज्वालामुखी है। एक्चुअली हुआ यह है कि ये एक डोरमेंट वोल्केनो है, लेकिन इसके नीचे से एक बोल सकते हैं मैग्मा और गैसेस की एक लाइन जाती है, एक एरिया जाता है मैग्मा और गैसेस का जहां पर प्रवाहित हो रहा है मैग्मा। तो वो जो इसके नीचे से निकल रहा है ना, बस उसी की जो वाष्प या गैस है वो इस ज्वालामुखी के मुहाने में उठती हुई दिखाई देती है। बल्कि 2.5 लाख सालों से यह ज्वालामुखी उद्गार नहीं हुआ है, 2.5 लाख सालों से। लेकिन 19वीं सदी के बाद इसमें कुछ एक्टिविटीज देखने को मिली, गैसेस इसमें से बाहर आ रही। तो ये चीज क्रैक की गई कि भाई क्या कारण है कि गैसेस निकल रही है जबकि 2.5 लाख साल से तो उद्गार ही नहीं हुआ। तो ये पता चला कि नीचे से एक मैग्मा की लाइन जाती है जो किसी और ज्वालामुखी की है, या पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा बह रहा है उसकी जो गैस है वो यहां से पास होती है। ठीक है, तो 1990 से इसमें कई बार वोल्केनो एक्टिविटीज देखने को मिली, और इसीलिए इसे ज़ॉम्बी वोल्केनो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उद्गार तो नहीं हुआ है लेकिन डरा तो रहा है ना। तो ये है उतरुनक्कू वोल्केनो, बोलिविया में देखने को मिलता है। अब वर्ल्ड के जो इंपॉर्टेंट वोल्केनो है उसमें माउंट विसुवियस इटली में है, माउंट फ्यूजी जापान में बहुत फेमस है, जापान की हाईएस्ट पिक भी है। माउंट सेंट हेलेन यूएसए में देखने को मिलता है। क्राकाटोआ वोल्केनो इंडोनेशिया में है। माउंट एटना इटली में देखने को मिलता है, और माउंट किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक मृत ज्वालामुखी है। तो ये अदर वोल्केनो है, याद रखिएगा। अब अगर हम बोलिविया की बात करते हैं तो देखो, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में 5 देशों से अपनी बाउंड्री शेयर करता है बोलिविया। पेरू, ब्राजील, पराग्वे, इधर से चिली और इधर से अर्जेंटीना। तो 5 देश टच होते हैं बोलिविया से। इसकी प्रशासनिक राजधानी है लापाज। बोलिवियानो यहां की करेंसी को कहा जाता है, और लुइस आर्सी यहां के प्रेसिडेंट के पद पर हैं वर्तमान में। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर साल मनाया जाता है 3 मई, 3 मई को। ठीक है, पहली बार अगर हम इसकी बात करें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे है ना, या वर्ल्ड प्रेस डे के रूप में भी इसे जाना जाता है, 3 मई को ये हर साल मनाया जाता है। थीम की बात करें 2025 में, तो रिपोर्टिंग इन द ब्रेव न्यू वर्ल्ड द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन प्रेस फ्रीडम एंड द मीडिया, 2025 की थीम। और 2024 में जब मनाया गया था लास्ट ईयर, तो अब प्रेस फॉर द प्लेनेट जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ द एनवायरमेंटल क्राइसिस, ये 2024 की थीम है। सबसे पहली बार देखिए 1991 में यूनेस्को का जब 26वां सेशन आयोजित किया गया था ना, तो वहां पर एक ट्रीटी को साइन किया गया था, एक डिक्लेरेशन है, विंडहॉक डिक्लेरेशन अपनाया गया था 1991 में यूनेस्को के 26वें सीजन या सेशन में। उस वक्त ये जो विंडहॉक डिक्लेरेशन है ये इसी पर केंद्रित था कि भाई जो प्रेस है ना उसको पूरी आजादी दी जानी चाहिए, इंडिपेंडेंटली प्रेस या मीडिया वर्क कर पाए, इसके विकास के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना पड़ेगा। तो ये डिक्लेरेशन अपनाया गया, और इसके 2 साल बाद 1993 में यूनेस्को ने घोषणा की कि हम 3 मई को मनाएंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। तब से हर साल 1993 से 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे के रूप में मनाया जा रहा है। एक इंडेक्स भी जारी होता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। जानते कौन जारी करता है? यह जारी करता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। इसके द्वारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया जाता है कि भाई सबसे ज्यादा मीडिया या प्रेस को आजादी कहां पर है, उसके आधार पर रैंक दी जाती है।
180 देशों में 2024 का जो इंडेक्स आया था ना, इंडिया को 159th रैंक पर रखा गया था और 2023 के इंडेक्स में 161th 161वें स्थान पर रखा गया था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। तो डे कब मनाया जाता है? 3 मई को। अदर डे जो आसपास हमें देखने को मिलते हैं, एक इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को मनाया जाता है हर साल। अभी मनाया गया था इससे कल। 2025 की थीम है हॉनरिंग वर्कर्स एंड रिकॉग्नाइजिंग देयर कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी। 2025 की थीम इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई। महाराष्ट्र डे और गुजरात डे के बारे में आपको बता ही चुका हूं। 1 मई। आयुष्मान भारत डे मनाया गया था 30 अप्रैल को और वर्ल्ड अस्थमा डे आज मनाया जा रहा है 2 मई को। वैसे देखिए वर्ल्ड अस्थमा डे है ना, वो मई मंथ के पहले मंगलवार को मनाया जाता है, जो कि कल था। ओके, तो ये हो गया वर्ल्ड अस्थमा डे। यहां तक कि हमें क्लियर हो जाती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पानी के बंटवारे को लेकर मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। ये थोड़ा सा इसे करेक्ट कर लीजिएगा, इस बार 2 मई को आया है, एक बार ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि कल तो आज 2 मई को मंगलवार तो नहीं है। इसको एक बार देख लीजिएगा आप, ठीक है। 2 मई को मनाया जाता है, ये देख लीजिएगा, इससे मैं कंफर्म करके आपको बता दूंगा। चलिए, पानी के बंटवारे को लेकर रियो ग्रांडे बेसिन को लेकर विवाद किन 2 देशों के बीच में है? तो पानी के बंटवारे को लेकर रियो ग्रांडे बेसिन विवाद की बात करें तो यह देखने को मिलता है हमें अमेरिका और मैक्सिको के मध्य में। किसके मध्य में? अमेरिका और मैक्सिको के मध्य में। हुआ यह है कि दोनों देशों के मध्य में, अमेरिका और मैक्सिको के एरिया में, दोनों देशों में एक रिवर बहती है, रियो ग्रांडे रिवर का नाम है। तो इसके पानी को लेकर विवाद है यूएसए और मैक्सिको के मध्य में। तो हाल ही में दोनों देशों के मध्य में एक नया समझौता हुआ है रियो ग्रांडे रिवर के पानी को लेकर और दोनों देशों के मध्य में सहमति बनी है। हालांकि ये जो विवाद है दोनों देशों के मध्य में, वो 19वीं सेंचुरी से हमें देखने को मिल रहा है, 19th सेंचुरी से, मतलब काफी पुराना ये विवाद है। यूएसए और मैक्सिको की बॉर्डर पर बहती है रियो ग्रांडे रिवर। लेंथ है 3051 किलोमीटर। बेसिन एरिया है 4,72,000 वर्ग किलोमीटर का। 1944 में दोनों देशों के मध्य में एक ट्रीटी पहले हुई थी और उसमें यह डिसाइड हुआ था कि मैक्सिको हर 5 साल के अंदर 17,50,000 एकड़ फीट पानी देगा अमेरिका को। अब हुआ यह है कि 2020 से 2025 तक मैक्सिको ने केवल 23% ही पानी दिया है अमेरिका को। तो अमेरिका ने इस पर आपत्ति जताई थी और बोला था कि भाई बाकी का पानी दो। तो जो नया समझौता हुआ है उस पर मैक्सिको तैयार हुआ है कि भैया हम कुछ प्रॉब्लम के कारण हम पानी नहीं दे पाए, अब आपको पूरा पानी जो बचा हुआ है वो भी हम दे देंगे और साथ में नेक्स्ट 5 ईयर का जो है वो भी आपको फ्लो करवा देंगे। तो रियो ग्रैंड बेसिन विवाद या रियो ग्रैंड रिवर विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो ये अमेरिका और मैक्सिको के मध्य में देखने को मिलता है। देखिए, ठीक है, एग्रीमेंट 1944 में हुआ था, उसको फॉलो करने को कहा है अमेरिका ने। मैक्सिको की बात करें, मैक्सिको सिटी कैपिटल हो जाती है। मैक्सिकन पीसो यहां की ऑफिशियल करेंसी है और प्रेसिडेंट है क्लाउडिया शिनबाम वर्तमान में मैक्सिको की। ओके, आगे आ जाए। चलिए, भारत में समुद्री मत्स्य पालन जनगणना पहली बार कब आयोजित की गई थी? तो इंडिया में समुद्री मत्स्य पालन जनगणना पहली बार 1980 में की गई थी, 1980 में। इसके तहत क्या किया जाता है कि जो मत्स्य पालक परिवार है, जो मत्स्य विलेज है जहां पर मत्स्य पालक रहते हैं, उनकी काउंटिंग की जाती है कि भाई कितने हैं, ताकि जो गवर्नमेंट स्कीम्स है ना उनका जो लाभ है वो सही व्यक्ति तक सही तरीके से पहुंचाया जा सके। तो भारत में समुद्री मत्स्य पालन जनगणना पहली बार हुई थी 1980 में। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए, हाल ही में मुंबई में एक कोस्टल स्टेट फिशरीज मीट का आयोजन किया गया था 2025 का। यहां पर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज राजीव रंजन सिंह, इन्होंने 5th मरीन सेंसस की शुरुआत की है, मतलब मत्स्य पालकों को वापस गिना जाएगा और एक
एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया जिसे नाम दिया गया व्यास नाव एप्लीकेशन। सारे मत्स्य पालक जितने भी हैं उनके डेटा को रिजर्व किया जाएगा इस एप्लीकेशन पर। इस एप्लीकेशन पर सारी जानकारी फीड की जाएगी और जो गवर्नमेंट स्कीम है उसकी जानकारी भी इस एप्लीकेशन पर प्रोवाइड की जाएगी, जो स्पेशली मत्स्य पालकों के लिए। तो अब फिर से मरीन सेंसस का आयोजन किया जा रहा है, इसकी शुरुआत हो चुकी है। जो सेंसस और एप्लीकेशन है इसे यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के तहत किया जा रहा है। यह नोडल मिनिस्ट्री है। पूरी प्रक्रिया को सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। मरीन सेंसस में जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मत्स्य पालक के परिवारों को काउंट किया जाएगा, फिशरीज विलेजेस देखे जाएंगे और बंदरगाह का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कहां उसे सही करने की जरूरत है ताकि मत्स्य पालकों का विकास किया जाए। ये सारे उद्देश्य मरीन सेंसस के पहली बार किया गया था 1980 में। और जो एप्लीकेशन लाया गया है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि सारा डेटा मत्स्य पालकों का, जो फिशरीज विलेज हैं उनका सारा डिजिटल डैशबोर्ड यहां पर तैयार किया जाएगा, एक रिकॉर्ड रखा जाएगा ताकि सभी मत्स्य पालकों को योजनाओं का लाभ दिया जा सके और उनको भी स्वयं पता हो कि कौन कौन सी योजना उनके हित में लाई गई है। अब यहां पर सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, यही क्रियान्वित करवा रहा है। इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए और इस पर रिसर्च करने के लिए एक इंस्टीट्यूशन है। इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है केरला के कोची में। 1947 में इसकी स्थापना की गई थी और 1967 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंतर्गत इसको लाया गया। पहले ये एक ऑटोनोमस बॉडी थी, बाद में इसे इस संस्था के अंतर्गत ऐड किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। काम क्या है इसका पता है? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को सलाह और परामर्श देता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। इसका एक बार फिर से केंद्र सरकार ने पुनर्गठन किया और इसके चेयरमैन या प्रमुख बनाए गए आलोक जोशी। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है ना, पीएम को और जो केंद्रीय मंत्री परिषद है उनको सुरक्षा मामलों पर और विदेश मामलों पर सलाह देने के लिए कार्य करती है। एनएसए कौन है वर्तमान में? नेशनल जो सिक्योरिटी एडवाइजर है वो है अजीत डोभाल, उसी के अंतर्गत आते हैं। अब उस संस्था को सलाह देने के लिए सिक्योरिटी के मामले पर एक और संस्था है, यह है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। इसका एक बार पुनः गठन किया गया है, पुनर्गठित की गई। 7 मेंबर का यह बोर्ड बनाया गया और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं आलोक जोशी। 6 मेंबर और एक अध्यक्ष हो गए आलोक जोशी। ठीक है, तो 7 सदस्य नियुक्त किए गए, इस बोर्ड का पुनर्गठन हुआ। आलोक जोशी को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया, जो कि रॉ के पूर्व चीफ रह चुके हैं। अभी आपको पता है जो एक्टिविटीज देखने को मिल रही है, जो डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत और पाकिस्तान के मध्य में युद्ध की संभावना है, क्योंकि इंडिया इतना पैसा जो खर्च कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, लगातार सीमाओं पर नेवी एक्सरसाइज कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फालतू पैसा तो खर्च नहीं किया जाएगा जितना खर्च किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इंडिया रिटेलिएट करेगा, ये कंफर्म है। जो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने भी इस चीज को कंफर्म किया है कि भैया इंडिया कभी भी हमला कर सकता है, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में। पर डरे वो भी हैं, पूरे डरे पड़े और इंडिया रिटेलिएट करेगा, ये यहाँ पर बिल्कुल हमें आसार देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चुप बैठना गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव हो जाएगा इस बार। तो मजबूरी भी हो जाती है हमला करना, क्योंकि चुप नहीं बैठ सकते। पहलगाम इंसिडेंट जो दुर्घटना हुई है ना, जो आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद चुप तो नहीं बैठा जा सकता। तो उस केस में लगातार काफी सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। उसी के तहत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का भी पुनर्गठन किया गया। रॉ के चीफ रह चुके व्यक्ति को चेयरमैन बनाया गया, आलोक जोशी। ठीक है, अदर मेंबर भी हैं काफी बड़ी बड़ी रैंक के, इनकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके बारे में नहीं पूछा जाएगा। अब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड आपको पता चल गया क्या काम करता है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंतर्गत ये कार्य करता है ना। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को नेशनल सिक्योरिटी को लेकर एडवाइस देता है और फिर वो काउंसिल पीएम को उसकी सलाह देती है।
तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड की पहली बार स्थापना हुई थी 1998 में। ठीक है, अब पुनर्गठन किया गया। अब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, ये पीएम को फॉरेन पॉलिसी के मामले पर, नेशनल सिक्योरिटी के मामले पर सलाह देते हैं। जो भारत के पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा इसे बनाया गया था 1998 में, और 1998 से 2004 तक पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने थे उस वक्त, तो ये थे ब्रजेश मिश्रा, और वर्तमान में 2014 से अजीत डोभाल ने यह पद संभाल रखा है। ठीक है, नई दिल्ली में इस काउंसिल का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है कहां पर? तो यह किया जा रहा है मुंबई में। एंटरटेनमेंट सेक्टर का इंडिया को हब बनाना है ना, भारत में डिजिटल एंटरटेनमेंट या ग्लोबल क्रिएटिविटी के केंद्र के रूप में इंडिया को स्थापित करना वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट का मुख्य उद्देश्य है। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे इनॉग्रेट किया है मुंबई में। ठीक है, 1 मई से लेकर 4 मई तक इसका आयोजन किया जा रहा है जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, जो कि मुंबई में स्थित है। इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है। इसमें 90 से अधिक देशों के 10,000 रिप्रेजेंटेटिव और इसके अलावा 1,000 क्रिएटर, 300 कंपनीज और 350 स्टार्टअप यहां पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ताकि इंडिया में एंटरटेनमेंट सेक्टर को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे इंडिया को हब बनाया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जा रही है। तो कौन सी समिट है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। आयोजन मई में कहां पर? मुंबई। लास्ट क्वेश्चन, एम फॉर नेचर पहल किसके द्वारा शुरू की गई है? एम फॉर नेचर इनिशिएटिव की बात करते हैं तो इसको शुरू करने का श्रेय दिया जाता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन को। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है जो कि पूरे वर्ल्ड में एग्रीकल्चर को प्रमोट करने, बढ़ावा देने, नई नई टेक्नोलॉजीज से किसानों को अवेयर करवाने और फूड को बढ़ावा देने के लिए, है ना, मतलब खेती को बढ़ावा देना, फूड उत्पादन को बढ़ावा देना, चाहे कुछ भी हो, कोई भी सीड्स हो, उनको बढ़ावा देना, यह काम करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन की एजेंसी। इसने हाल ही में एक इनिशिएटिव को शुरू किया है, एम फॉर नेचर इनिशिएटिव। इसके तहत सारे देश, है ना, उन्हें इकोसिस्टम में सुधार करने के लिए जो टूल्स चाहिए, जो टेक्निकल टूल्स और एक्सपर्ट चाहिए, वो देगा फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। सारे देशों को फंडिंग भी देगा और साथ ही साथ जो भी सहायता चाहिए होगी उन कंट्रीज को प्रोवाइड किया जाएगा एम फॉर नेचर के तहत। वनारोपण को बढ़ावा देना, खराब एग्रीकल्चर लैंड को सुधारने में मदद करना, वेटलैंड और जो मरीन इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करना, उनको प्रोटेक्ट करना, यह उद्देश्य से एम फॉर नेचर पहल को शुरू किया गया है। यूके की गवर्नमेंट ने फंड किया है इस इनिशिएटिव के लिए, ऑलमोस्ट 7 मिलियन पाउंड की सहायता दी है यूके गवर्नमेंट ने। तो संस्था के बारे में आपको पता चली गया है कि ये क्या करती है। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इटली के रोम में इसका हेडक्वार्टर है। क्यू डोंग्यू इसके डायरेक्टर जनरल के पद पर हैं और 195 मेंबर देखने को मिलते हैं, 194 कंट्रीज हैं और एक यूरोपीय यूनियन इसका मेंबर है। तो सभी देशों को जो भी इसके मेंबर है उनको टेक्निकल टूल्स देना, जो एक्सपर्ट है उनकी सहायता देना, ताकि इकोसिस्टम को सही किया जा सके। तो इनिशिएटिव का नाम क्या है? एम फॉर नेचर। ठीक है, तो 2 मई के सभी करंट अफेयर यहां पर हमारे क्लियर हो जाते हैं। अब हम 2 दिन के करंट अफेयर को यहां पर रिवाइज करेंगे। सबसे पहले लास्ट डे के जो करंट अफेयर है उनको रिवाइज कर लेते हैं। ये लास्ट डे वाले, हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के पद के लिए किसे चुना गया? तो कमला प्रसाद बिसेसर। कनाडा के प्रधानमंत्री के लिए किसे चुना गया? तो यह है मार्क कार्नी। हाल ही में घोषित 2026 एशियाई खेल को पहली बार शामिल किया गया है। एशियाई खेल में किसे शामिल किया गया? मिक्स्ड मार्शल आर्ट को। ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षणिक पुस्तकें पहुंचाने की सेवा किसके द्वारा शुरू की गई? तो इंडियन पोस्ट ने इसे शुरू किया है।
प्रवाह पोर्टल किसके द्वारा 2024 में लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया है आरबीआई ने। भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में लगभग 10,000 वर्ग किलोमीटर के समुद्री क्षेत्र का दावा किया है? तो यह सेंट्रल अरेबियन सी में। चर्चा में रहे रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल आईयूसीएन की रेड डेटा बुक में किस कैटेगरी में आते हैं? तो ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2025 में किस अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? तो यह है डिजिटली एक्सेस या डिजिटल एक्सेस। ग्रीन नोबेल के रूप में किस पुरस्कार को जाना जाता है? गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज। और हाल ही में भारत में लॉन्च की गई ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई? तो इसे शुरू किया है प्रहलाद जोशी ने। आंसर सी। ओके, ये हमारे कल के सेशन के करंट अफेयर है। अब 30 अप्रैल के करंट अफेयर जो हमारे रह गए थे। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त अमल साड़ी चीकू किस राज्य से संबंधित है? गुजरात। सैटेलाइट बस एज अ सर्विस पहल किसके द्वारा शुरू की गई? इन स्पेस के द्वारा। इसरो इंटरनेशनल चार्टर स्पेस एंड मेजर डिजास्टर का नेतृत्व कितने समय के लिए करेगा? 6 मंथ के लिए। शाहजी एंड करुण का 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह संबंधित है सिनेमा। हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन कगार का संचालन भारत के किस राज्य में किया जा रहा है? तो उपरोक्त सभी तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़। हाल ही में आयोजित सेकेंड एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? 83। हाल ही में आयोजित यूथ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 की पुरुष टीम श्रेणी में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है एसएससीबी। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन के लेखक कौन हैं? तो यह हो गए अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। और हाल ही में हार्वर्ड के एआई फॉर गुड हैकेथॉन में किस भारतीय एआई परियोजना ने प्रथम पुरस्कार जीता? तो यह जीता है मेघा ने। ये सारे रिवीजन हो गए हमारे, एक बचा है। हाल ही में प्रकाशित सिपरी की रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 के अनुसार भारत का वैश्विक सैन्य खर्च में कौन सा स्थान है? तो यह है 5वां। ओके, अब हम चलते हैं लास्ट डे के जो हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे थे उनका आंसर लेते हैं। 2025 के ऑस्कर में बेस्ट पिक्चर कौन सी बनी? एनोरा थी। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है और 2025 में ब्रिक्स में इंडोनेशिया को जोड़ा गया है। तो 11 मेंबर हो गए ब्रिक्स के। ठीक है, ये हो गए लास्ट डे के हमारे क्वेश्चन के आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। भारत के कितने राज्य समुद्र से अपनी सीमा साझा करते हैं? सेकेंड, रेड क्लिफ सीमा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? और इंडिया में राष्ट्र आय की गणना कौन करता है? नेशनल इनकम। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा। और सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके जाइएगा। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।